नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करता हूं आप सभी एकदम अच्छे से होंगे और तैयारी भी एकदम अच्छे से चल रही होगी। मैं तमिल विश्वकर्मा आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे यूट्यूब प्लेटफॉर्म एजुकेन पीएससी पर, जहां आज हम सीजीटीईटी 2017 के वर्ग 2 का जो क्वेश्चन है, उसके बाल विकास का जो पोर्शन है, उसका आज हम सॉल्व करने वाले हैं। ठीक है, चलिए आज का जो सेशन है तो हम स्टार्ट करते हैं। चलिए दोस्तों, सबसे पहले देखते हैं आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है कि विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। ठीक है, आज का हमारा पहला क्वेश्चन क्या है, विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक है। कक्षा शिक्षक, प्रधान अध्यापक, सहपाठी या विषय शिक्षक। ठीक है, द बेस्ट मोटिवेटर्स इन स्कूल आर क्लास टीचर, प्रिंसिपल, क्लासमेट्स, सब्जेक्ट टीचर। ठीक है दोस्तों, बात किसकी हो रही है, अभिप्रेरक। अभिप्रेरक, अभिप्रेरणा है ना, यहाँ से ये जो वर्ड है वहां से आया है मोटिवेटर्स। इसके लिए वर्ड इंग्लिश में यूज हुआ है क्या, मोटिवेटर्स, है ना। अभिप्रेरणा को इंग्लिश में बोलते हैं मोटिवेशन। मोटिवेशन मतलब हमारे अंदर की एक इच्छा शक्ति, है ना। मोटिवेशन मतलब क्या है, हमारे अंदर की क्या होती है, एक इच्छा शक्ति जो हमें किसी भी कार्य को करने के लिए क्या करती है, प्रेरित करती है। वो क्या होता है दोस्तों, मोटिवेशन। और मोटिवेशन दो टाइप का होता है, एक हमारे अंदर आंतरिक मोटिवेशन होता है और एक बाह्य मोटिवेशन होता है। जब हम किसी काम को करते हैं और कोई हमारी तारीफ करता है ना। अगर बच्चा है, अगर हम बच्चे का तारीफ कर रहे हैं, किसी काम के लिए उसकी प्रशंसा कर रहे हैं, जो टीचर है, तो वो क्या है, वो बाह्य मोटिवेटर है। ठीक है, तो यहाँ पर ये तो है विद्यालय में सर्वोत्तम अभिप्रेरक, तो ये जितने भी जो है वो बाह्य अभिप्रेरक है। ठीक है, अब देखते हैं इसमें ये पूछ रहा है क्वेश्चन कि सबसे ज्यादा सर्वोत्तम अभिप्रेरक मतलब ऐसा कौन है इन चारों ऑप्शन में इससे उसको सबसे ज्यादा अभिप्रेरणा मिलेगी, है ना। किसी काम को करने के लिए वो क्या होगा, प्रेरित होगा, है ना। तो क्या कक्षा शिक्षक है ना। कक्षा जो है ना, नो डाउट कक्षा जो टीचर है ना, क्लास टीचर जो है वो एक अच्छा अभिप्रेरक, एक अच्छा मोटिवेटर होगा। ठीक है, प्रधान अध्यापक भी एक अच्छा मोटिवेटर होगा। सहपाठी, क्या सहपाठी एक अच्छा मोटिवेटर होगा, बिल्कुल होगा, ये भी हो सकता है। विषय शिक्षक, है ना, विषय शिक्षक जो जो स्पेशल जो सब्जेक्ट टीचर है वो भी क्या उसका मोटिवेटर होगा, बिल्कुल होगा। अब इन चारों में आप बताइए मुझे, जो सब ऐसा कौन है इन चारों ऑप्शन में सबसे ज्यादा जिसको मोटिवेशन में, है ना, जो सबसे अच्छा उसको क्या करेगा, मोटिवेट करेगा बच्चे को। ठीक है, तो क्या होगा ये, क्लास सॉरी सब्जेक्ट टीचर। क्या होगा ये, सब्जेक्ट टीचर। क्योंकि एक जो सब्जेक्ट टीचर होता है वो ना सिर्फ अपने विषय का ज्ञाता होता है, बल्कि वो क्या करता है, जितने भी जो बच्चे होते हैं, है ना, उनके लिए, है ना, उन सब जितने भी जो बच्चे हैं उन सबको जो है वो अच्छे से वो क्या कर सकता है, हैंडल कर सकता है ना। उन मतलब अपने सब्जेक्ट में कौन बच्चा कैसा परफॉर्म कर रहा है इसको वो जो है अच्छे से एकदम देख सकता है, ऑब्जर्व कर सकता है। ठीक है, तो एक सबसे अच्छा जो मोटिवेटर होगा वो क्या होगा, विषय शिक्षक। क्या होगा, सब्जेक्ट टीचर, है ना। क्योंकि अपने सब्जेक्ट में तो माहिर होगा ही होगा, है ना। साथ में ये भी ऑब्जर्व करेगा कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो बच्चा है वो कैसे परफॉर्म कर रहा है ना, कहाँ पर उसको दिक्कत आ रही है। ठीक है, और नो डाउट ये जो तीनों हैं वो भी अच्छे मोटिवेटर होंगे, लेकिन अगर यहाँ पर पॉजिटिव, सबसे ज्यादा पॉजिटिव जो आंसर है वो क्या होगा, सब्जेक्ट टीचर। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, बच्चों के निष्पादन को प्रभावित करने वाला शाला से संबंधित सबसे प्रमुख कारक है। ठीक है, पाठ्यक्रम का विकास, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, सतत मूल्यांकन, दृश्य श्रव्य सामग्री। ठीक है, द मोस्ट इंपॉर्टेंट स्कूल रिलेटेड फैक्टर्स अफेक्टिंग चिल्ड्रंस परफॉर्मेंस आर करिकुलम डेवलपमेंट, टीचर सैलरी इंक्रीज, कंटिन्यूअस इवोल्यूशन, ऑडियो विजुअल मटेरियल्स। ठीक है, चलिए इसका आंसर देखते हैं। देखिए दोस्तों, है ना, बात हो रही है किसकी, बच्चों के निष्पादन मतलब उनके परफॉर्मेंस की। ठीक है, तो ऐसा कौन सा कारक है स्कूल का, ये कौन सा ऐसा कारक है, कौन सा सबसे प्रमुख कारक है जो बच्चों की जो परफॉर्मेंस है उसको क्या कर सके, है ना, प्रभावित, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो उस पर डालता है, सबसे ज्यादा इफेक्ट जो उस पर डालता है बच्चों के निष्पादन पर, उनके परफॉर्मेंस पर। ठीक है, क्या पाठ्यक्रम का विकास सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा, पाठ्यक्रम जो है ना, जो करिकुलम जो है उसको बार बार हम क्या कर रहे हैं, है ना, उसका डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें कुछ ना कुछ जो है वो चेंजेस कर रहे हैं, है ना। तो क्या उससे जो है बच्चे का जो निष्पादन, जो परफॉर्मेंस है वो ठीक होगा। ठीक है, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि, शिक्षकों की वेतन में वृद्धि ये जो है इससे क्या है, अलग है। ठीक है, सतत मूल्यांकन,
आप कंटिन्यू क्या कर रहे हो, है ना, कंटिन्यू क्या कर रहे हो, बच्चे को ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना। एज ए टीचर आप बच्चे को क्या है, कंटिन्यू क्या कर रहे हो, ऑब्जर्व कर रहे हो, उनका अवलोकन कर रहे हो, है ना, परीक्षण कर रहे हो, है ना। तो ये क्या बच्चे के जो है परफॉर्मेंस को ठीक करेगा, सुधारने में हेल्प करेगा, ठीक है। दृश्य श्रव्य सामग्री, है ना, दृश्य श्रव्य सामग्री जो है ऑडियो विजुअल मटेरियल्स, इसको बोलते हैं सहायक शिक्षण सामग्री, है ना। ऐसा भी ये जो है जो अधिगम में, है ना, जो इफेक्टिव अधिगम में क्या करते हैं, हमारी हेल्प करते हैं, ठीक है, ये वो है। तो इसका सबसे सही आंसर क्या होगा, है ना, जो निष्पादन बच्चे की जो परफॉर्मेंस को सुधारे, उसको ज्यादा इफेक्ट करे, है ना, ये क्या होगा, ये होगा कंटिन्यू क्या इवोल्यूशन, है ना, सतत मूल्यांकन। सतत मूल्यांकन जो होगा वो सबसे ज्यादा इफेक्ट डालेगा बच्चे के परफॉर्मेंस पर, ठीक है। आप कंटिन्यू उसको ऑब्जर्व कर रहे हो, है ना, उसका टेस्ट ले रहे हो, परीक्षण कर रहे हो, है ना, बार बार, तो फिर वो जो है उसकी जो कमियां हैं, उसकी जो योग्यता है ना, उसकी जो उपलब्धियां हैं, वो जो है आपके सामने रहेंगी, है ना, और उसको आप डायग्नोस कर पाओगे अच्छे से, और उसके हिसाब से आप उसको रेमेडी दे पाओगे, ठीक है। तो ये जो सतत मूल्यांकन है ना, ये सबसे ज्यादा क्या करेगा, बच्चे के अधिगम को क्या करेगा, प्रभावित करेगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेद का ज्ञान आवश्यक है ना। एक शिक्षक के लिए विद्यार्थियों के व्यक्तित्व भेद का ज्ञान आवश्यक है, किसके लिए, शिक्षा में सुधार के लिए, सामूहिक शिक्षण के लिए, विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, ठीक है, इसके लिए। चलिए आगे क्वेश्चन देखिए, knowledge of students personality differences is essential for a teacher to improve instruction, for group teaching, to understand students realities, to adopt instruction to students actual needs, ठीक है। किसकी बात हो रही है, व्यक्तित्व भेद, व्यक्तित्व, ठीक है, बच्चे के व्यक्तित्व, जो व्यक्तिगत जो विभिन्नताएं होती है ना, व्यक्तित्व भेद या व्यक्तित्व की यहाँ पर बात हो रही है। एक जो टीचर है ना, उसको इसका ज्ञान होना ही चाहिए, है ना, व्यक्तिगत विभिन्नता जो होती है इसका ज्ञान होना चाहिए, व्यक्तित्व भेद का ज्ञान होना चाहिए, ठीक है, पर्सनालिटी डिफरेंस, है ना, पर्सनालिटी डिफरेंसेस, है ना, इसका जो है वो टीचर को ज्ञान होना चाहिए, ठीक है। क्यों होना चाहिए, शिक्षा में सुधार के लिए, है ना। तो ये थोड़ा सा इसको अभी रॉन्ग करते हैं, है ना, हालांकि ये राइट भी होगा, शिक्षा में सुधार के लिए सही भी होगा, है ना। इनको जो है वो व्यक्तित्व भेद का जब तक उसको जानकारी नहीं रहेगा, बच्चे की कमी को कैसे जानेगा, बच्चे की उपलब्धि को, है ना, उसकी रुचि को कैसे जानेगा, उसकी जो योग्यता है उसको कैसे जानेगा, है ना। तो अलग अलग बच्चों की जो अलग अलग क्या होती है, योग्यताएं होती है ना। एक बच्चा जो है केवल पर्टिकुलर एक ही एरिया में जो है वो सही नहीं कर पाता, उसको मतलब जरूरी नहीं कि अगर कोई एक बच्चा जो है वो अच्छे से अगर पढ़ाई नहीं कर पा रहा है तो फिर वो दूसरे क्या बोलते हैं फील्ड में भी उतना बेहतर नहीं कर पाएगा, ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। अलग अलग जो व्यक्तित्व के, है ना, अलग अलग पर्सनालिटी के जो बच्चे होते हैं उनमें कुछ ना कुछ जो है वो उनकी क्या होती हैं, क्षमताएं होती है जिसमें वो एकदम बेटर कर सकते हैं, ठीक है, अपना बेस्ट ले सकते हैं। तो शिक्षा में सुधार के लिए, है ना, ये भी ठीक है। सामूहिक शिक्षण के लिए, है ना, अब यहाँ पर व्यक्तिगत की बात हो रही है और यहाँ पर सामूहिक शिक्षण, है ना, तो ये अलग हो जाएगा। विद्यार्थियों के वास्तविकता की जानकारी के लिए, ये भी सही है, विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, ठीक है। सबसे ज्यादा पॉजिटिव यहाँ पर दिख रहा है ये चौथा वाला ऑप्शन, ठीक है। क्यों, व्यक्तित्व भेद का ज्ञान एक टीचर को क्यों होना चाहिए, क्योंकि वो विद्यार्थियों को वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके, ठीक है। एक्चुअल जो नीड है बच्चों की, ठीक है, उनको क्या चाहिए, उनके लिए क्या जरूरी है ना, इसको जो है वो एक टीचर अच्छे से पकड़ सके, है ना, उसको अच्छे से जान सके, उनका ऑब्जर्वेशन कर सके। इसलिए एक टीचर के लिए व्यक्तित्व भेद जो है, ताकि बच्चों को उसके अनुसार क्या दे सके, रेमेडी, उनका उपचार कर सके, ठीक है, वास्तविक आवश्यकता के अनुरूप बना सके। ये जो ऑप्शन है क्या होगा, एकदम सही ऑप्शन होगा, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, एक बालक की मानसिक आयु 15 साल और शारीरिक आयु 12 वर्ष है, ठीक है, उसकी बुद्धि लब्धि, ठीक है, बुद्धि लब्धि के बारे में क्वेश्चन है। तो इसका एक, है ना, कॉमन सा फॉर्मूला है बुद्धि लब्धि का, ठीक है, क्या है, मानसिक आयु, मानसिक आयु बटे वास्तविक आयु, ठीक है। और इन दोनों को जब क्या कर देते हैं, 100 से गुणा कर देते हैं, तो हमारा क्या निकलता है, IQ, क्या निकलता है दोस्तों, IQ। मानसिक आयु दिया है कितना, 15 साल, ठीक है। शारीरिक आयु दिया है कितना, वास्तविक आयु जिसको बोलते हैं शारीरिक आयु या वास्तविक आयु 12 साल, और इसको क्या कर दें, 100 से गुणा, क्या निकलेगा,
है ना, 3 चौक 12, 3 पंजे 15, 4 एकम 4 और 25 चौक 100, 5 25, 125 इसका जो है हमारा आंसर आ रहा है। ठीक है, 125 ये जो सेकेंड ऑप्शन है क्या हो रहा है, इसका सही आंसर है। ठीक है, और 125 है तो क्या है, वो बच्चा सामान्य से ऊपर है, तीव्र है, प्रखर है, प्रतिभाशाली है। ठीक है, तीव्र तीव्र बुद्धि वाला है बच्चा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। मूल्यांकन एक सतत प्रक्रिया है जिसमें सम्मिलित होता है सीखने वाला, पाठ्यक्रम, शिक्षण के उद्देश्य, उपरोक्त सभी। ठीक है, इवोल्यूशन इज अ कंटिन्यूअस प्रोसेस दैट इन्वॉल्व्स लर्नर, करिकुलम, टीचिंग ऑब्जेक्ट्स, ऑल ऑफ द अबव। ठीक है, इवोल्यूशन मूल्यांकन क्या होता है दोस्तों, मूल्यांकन को समझने से पहले आपको मापन को समझना जरूरी है। ठीक है, मूल्यांकन, मूल्यांकन मतलब मूल्य का अंकन, सीधा सीधा। ठीक है, मूल्यांकन मतलब क्या, मूल्य का अंकन। ठीक है, मतलब बच्चे की रुचि, उसकी क्षमता, उसके गुण, उसके दोष, उसकी कमियां जो है यहाँ ना, इन सभी चीजों को हम क्या करते हैं, जब हम देखते हैं एक जगह ऑब्जर्व करते हैं, ठीक है, तो ये क्या होता है, इसको कहते हैं मूल्यांकन। ये जो पूरी की पूरी जो प्रोसेस है वो क्या कहलाती है, मूल्यांकन कहलाती है। ठीक है, क्या कहलाती है, मूल्यांकन। तो मूल्यांकन से पहले क्या है, मापन, है ना, मापन। मैं जो वो वर्ड बोल रहा था, मूल्यांकन से पहले हमको समझना है मापन। मापन मतलब जितने भी जो ये बच्चे की जो उपलब्धि या कमी है ना, उसको जब हम गणितीय रूप में लिखते हैं वो कहलाता है मापन। क्या कहलाता है वो, मापन। और जब हम इन्हीं गणितीय रूप का क्या करते हैं, एनालिसिस करते हैं, उसका विश्लेषण करते हैं, ताकि बच्चा जो है कितना सीखा है ना, और उसको क्या कमी है, मतलब उसको क्या दिक्कतें हो रही है ना, उन परेशानियों को जब हम देखते हैं, है ना, उसकी कौन से क्षेत्र में उसकी रुचि है ना, उसकी क्या क्षमता है, जब हम इन चीजों का क्या करते हैं, एनालिसिस, तो ये जो पूरा का पूरा प्रोसेस है वो कहलाता है क्या, मूल्यांकन। क्या कहलाता है, मूल्यांकन। अब इस मूल्यांकन के घटक या भाग अगर है तो उसको पूछ रहा है ये, एक मूल्यांकन क्या है, एक कंटिन्यू प्रोसेस होता है जिसमें कौन कौन इन्वॉल्व होते हैं, सीखने वाला होगा ही होगा, ठीक है, पाठ्यक्रम होगा ही होगा, शिक्षण के उद्देश्य होगा, ठीक है, शिक्षण के उद्देश्य भी होंगे, तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, ऑल ऑफ द एबव। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन क्या है। विद्यार्थियों में नैतिक मूल्यों का विकास महत्वपूर्ण होता है। ठीक है, आप इस विकास के लिए क्या करना चाहेंगे। ठीक है, किसकी बात हो रही है दोस्तों, नैतिक मूल्यों की, है ना। तो क्या करना चाहेंगे, सबसे पहले नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन, ठीक है, व्याख्यान का आयोजन, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना। ठीक है, डेवलपिंग मोरल वैल्यूज इन स्टूडेंट्स इज इम्पोर्टेंट। What would you like to do to promote these development? Encouraging activities related to moral values, organizing lectures, performing stories based on moral values, presenting yourself as a role model। ठीक है, तो नैतिक मूल्य जो होते हैं, है ना, उसको बढ़ाना है बच्चे के अंदर, है ना, और उसके लिए आपको ऐसा क्या करना चाहिए जो सबसे ज्यादा इफेक्ट डाले। ठीक है, तो नैतिक मूल्य, नैतिक और मूल्य दो अलग अलग वर्ड है। अब नैतिक मूल्य से आप सबसे पहले नैतिक को हटा दीजिए, सबसे पहले देखते हैं मूल्य क्या है। ठीक है, मूल्य क्या होते हैं, बाल विकास की भाषा में मूल्य, अगर कॉमन भाषा में देखें तो मूल्य का मतलब क्या होता है, दाम होता है, किसी चीज का दाम होता है या कीमत होता है। लेकिन अगर बाल विकास की भाषा में देखें, शिक्षा की भाषा में देखें, तो मूल्य का मतलब क्या होता है, गुण होता है ना, एक व्यक्ति या एक बच्चे के अंदर पाया जाने वाला गुण। ठीक है, जो उसको या तो अगर सामाजिक मूल्य है तो समाज में रहने लायक बनाता है, समाज का एक भावी नागरिक बनाएगा। अगर नैतिक मूल्य है तो उसको अच्छे या बुरे चीजों की पहचान करना सिखाएगा। ठीक है, चलिए इसके बारे में थोड़ा सा बात कर लेते हैं। मूल्य क्या होता है दोस्तों, मूल्य जो होता है वो आर्थिक रूप से दाम या कीमत, है ना, अगर आर्थिक रूप से अगर बात करें तो दाम या कीमत होता है। लेकिन अगर शैक्षिक रूप से देखें तो क्या होता है, किसी व्यक्ति के अंदर पाया जाने वाला गुण होता है। कौन कौन से गुण, जैसे ईमानदारी हो गया, जैसे सच्चाई हो गया, जैसे प्रेम हो गया। ठीक है, अब ये इसके प्रकार हैं। सबसे पहले व्यक्तिगत मूल्य। ठीक है, व्यक्तिगत मूल्य में यही आ जाएंगे, है ना, कि ईमानदारी जो है, उसकी सच्चाई जो है, उसकी जो आत्मनिष्ठा है ना, ये सब जो है वो क्या हो जाएंगे, व्यक्तिगत मूल्य में आएंगे। नैतिक मूल्य, नैतिक मूल्य मतलब है ना, उसको अच्छे या बुरे का ज्ञान है कि नहीं। ठीक है, ये जो होगा क्या होगा, जब ये मूल्य आ जाएंगे तो ये कहलाएंगे नैतिक मूल्य। सामाजिक मूल्य, सामाजिक मूल्य मतलब बच्चा जो है वो समाज के निर्माण में अपना कितना अच्छा योगदान दे सकता है। ठीक है, ये जो है क्या है, सामाजिक मूल्य, है ना, समाज को कितना आगे बढ़ा सकता है ना। सांस्कृतिक मूल्य, ठीक है, हमारे संस्कृति, है ना, हमारे कल्चर से रिलेटेड है। आध्यात्मिक मूल्य मतलब है ना, एक जो व्यक्ति है या एक जो बच्चा है वो अपने अंदर कितना गहराई से देख सकता है। ठीक है, वो आएंगे किसमें, है ना, स्पिरिचुअल वैल्यूज में। ठीक है,
यहाँ पर बात हुई है किसकी, नैतिक मूल्य की, किसकी, नैतिक मूल्य की। और इस नैतिक मूल्य को क्या करना है ना, इसका विकास करना है। तो इसके लिए एज ए टीचर आपको क्या करना है, ठीक है, सबसे पहले क्या, नैतिक मूल्यों से संबंधित कार्यों द्वारा उत्साहवर्धन करेंगे, ठीक है, नैतिक मूल्य से संबंधित कार्यों द्वारा क्या करेंगे, उत्साहवर्धन। चलिए ठीक है, इसको ले लेते हैं, व्याख्यान का आयोजन करेंगे, ठीक है, नैतिक मूल्यों पर आधारित व्याख्यान का आयोजन करेंगे, ठीक है, नैतिक मूल्यों पर आधारित कहानियों का प्रदर्शन, ठीक है, ये भी ठीक है। चलो ये भी एक पॉजिटिव आंसर है, स्वयं को आदर्श के रूप में प्रस्तुत करना, ठीक है, सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर क्या है, ये चौथा, ठीक है। आप एक टीचर हैं तो बच्चे जो है आपका अनुकरण करेंगे, ठीक है, आपसे सीखेंगे, आपको देखेंगे। एक क्लास में न सिर्फ एक जो टीचर है वो अपने बच्चों को देखता है, बल्कि बच्चे भी उस टीचर को क्या करते हैं, ऑब्जर्व करते हैं, उसको उनका अवलोकन करते हैं, ठीक है। तो बच्चा जो है एक टीचर से क्या करता है ना, उसको इमिटेट करता है ना, उनका नकल करता है, मतलब उनसे सीखता है, उनका अनुसरण करता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बच्चों में क्या है, नैतिक मूल्यों का विकास करना है, तो जब तक आपके अंदर नैतिक मूल्यों का विकास नहीं होगा एज ए टीचर, तो जो है बच्चे के ऊपर सबसे ज्यादा जो इफेक्ट डालेगा वो आप ही होंगे, ठीक है, आपके अंदर पाए जाने वाले आपके जो नैतिक गुण हैं वो होंगे, ठीक है। तो स्वयं को जब आप एक आदर्श के रूप में प्रस्तुत करेंगे बच्चों के, है ना, बच्चों के सामने, तो बच्चे जो है आपको देख के सीखेंगे, आपका अनुसरण करेंगे, ठीक है। फिर चौथा है प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल, ठीक है। आप अपने क्लास में अपने बच्चों के क्या होते हैं, एक टीचर क्या होता है, रोल मॉडल होता है उनका, ठीक है। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर क्या है, प्रेजेंटिंग योरसेल्फ एज अ रोल मॉडल, ठीक है। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से सही कथन का चयन कीजिए, ठीक है, सही कथन देखना है हमको, है ना, कौन सा स्टेटमेंट जो है सही है। एक विद्वान को अपना विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, ठीक है। अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वह कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें। अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता है, ठीक है। एक कुशल अध्यापक बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है, ठीक है। चूज द करेक्ट स्टेटमेंट, a scholar does not need to prepare his or her subject and go to class, ठीक है। Experienced teachers are not required to prepare before going to class. Every teacher regardless of their experience or knowledge needs to prepare before going to class every time. A skilled teacher can manage in the classroom without preparation, ठीक है। चलिए इसमें पहला जो दो ऑप्शन है वो तो नेगेटिव बात कर रहा है, ठीक है, क्योंकि आप कितने भी टैलेंटेड हो, आप कितने भी विद्वान हो, आपको विद्वान नहीं समझना है अपने आप को, सबसे पहले तो, ठीक है, आपको अपने आप को क्या नहीं समझना है, विद्वान। तो विषय तैयार करने और कक्षा में जाने की आवश्यकता नहीं है, ये तो पूरी तरह गलत है, ठीक है। अनुभवी अध्यापकों के लिए आवश्यक नहीं है कि वह कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी करें, ठीक है, नहीं, आपको तैयारी करना ही है, ठीक है। आप एक टीचर हो, आप एक विद्वान हो, उसके, है ना, उसको इन सबको क्या करते हुए, साइड करते हुए, अध्यापक के अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना, ठीक है, यहाँ पर बोल रहा है एकदम सही, अध्यापक को अपने अनुभव अथवा विद्वता विचार किए बिना प्रत्येक अध्यापक को हर बार क्या करना चाहिए, कक्षा में जाने से पूर्व तैयारी की आवश्यकता होती है, बिल्कुल सही है, तैयारी करना ही चाहिए, तैयारी की आवश्यकता होती है, बहुत जरूरी है। एक कुशल अध्यापक को बिना तैयारी के कक्षा में काम चला सकता है, ठीक है, लेकिन सबसे ज्यादा क्या है, तीसरा जो है ना, आपको जो है अपने टैलेंट या फिर अपनी जो विद्वता है उसको साइड, है ना, उसको साइड में रखना है और हर क्लास में जाने से पहले क्या करना है, तैयारी करना है। ये जो ऑप्शन है, तीसरा जो ऑप्शन है, सबसे ज्यादा सूटेबल ऑप्शन है, ठीक है। चलिए समावेशी शिक्षा की बात हो रही है। समावेशी शिक्षा से अभिप्राय है ना, समावेशी शिक्षा अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति के बच्चों की शिक्षा, अपंग एवं सामान्य बच्चों की एक साथ शिक्षा, बहुकोटि विन्यास द्वारा शिक्षा, अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, ठीक है। इंक्लूसिव एजुकेशन मीन्स एजुकेशन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम शेड्यूल्ड कास्ट एंड शेड्यूल्ड ट्राइब्स, एजुकेशन ऑफ डिसेबल्ड एंड नॉर्मल चिल्ड्रन टुगेदर, एजुकेशन थ्रू मल्टीलेयर कॉन्फ़िगरेशन, एजुकेशन ऑफ माइनॉरिटी चिल्ड्रन, ठीक है। चलिए देखते हैं क्या है ये समावेशी शिक्षा, ठीक है। समावेशी शिक्षा का मतलब क्या होता है ना, हालांकि इसके पहले वाले जो लेक्चर्स हैं जो हमने सॉल्व किए हैं उसमें भी कई बार ये क्वेश्चन आया है, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है ये समावेशी शिक्षा, आपको जो इसके बारे में पता होना ही चाहिए। तो चलिए देखते हैं ये क्या है समावेशी शिक्षा। समावेशी शिक्षा का अर्थ एक ऐसा शिक्षा तंत्र, है ना, एक ऐसा इकोसिस्टम बनाना है जो सभी छात्रों को उनकी विविध पृष्ठभूमि,
क्षमताओं और सीखने की शैलियों की परवाह किए बिना एक ही शिक्षा वातावरण में भाग लेने और सीखने का समान अवसर प्रदान करे। मतलब बच्चे जो अलग अलग बैकग्राउंड से आते हैं, ठीक है, अलग अलग बैकग्राउंड से आने वाले जो बच्चे हैं, है ना, मतलब अलग अलग बैकग्राउंड, है ना, जैसे व्यक्तिगत विभिन्नता होती है वैसे उनका जो बैकग्राउंड होता है वो क्या होता है, अलग अलग होता है। उन सभी बैकग्राउंड वाले बच्चों को क्या है, एक ऐसा सिस्टम बना के देना है जहां पर उन सबको एक ही छत के नीचे, एक ही विद्यालय प्रांगण में, एक ही विद्यालय वातावरण में क्या हो सके, सीखने के लिए, है ना, अपनी क्षमताओं का विकास करने के लिए, है ना, अपने व्यक्तित्व का विकास करने के लिए, सबसे ज्यादा क्या है, सीखने के लिए क्या है, समान अवसर जो है वो मिल सके। ठीक है, समावेशी शिक्षा का मेन उद्देश्य यही है। ठीक है, चलिए देखते हैं क्वेश्चन में क्या बोल रहा है। इसका अभिप्राय क्या है, अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति। ठीक है, क्या सिर्फ ये दोनों आ रहे हैं, है ना, यहाँ पर ये सिर्फ दो ही जो है वो कैटेगरी की बात हो रही है। ठीक है, ये गलत है। ठीक है, जो अलग अलग कैटेगरी मीन्स मतलब जो अलग अलग बैकग्राउंड, है ना, यहाँ पर सिर्फ दो ही बैकग्राउंड की बात हो रही है। अपंग एवं सामान्य बच्चे, यहाँ पर सिर्फ दो ही जो है बैकग्राउंड की बात हो रही है। बहुकोटि विन्यास, मल्टी लेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, इसी का मतलब है अलग अलग बैकग्राउंड, मल्टी लेयर कॉन्फ़िगरेशन, मल्टी मतलब बहुत सारे, ठीक है, मल्टी मतलब बहुत सारे जो अलग अलग बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं, है ना, कोई जो है वो आर्थिक स्थिति से पिछड़ा हुआ है, कोई मानसिक रूप से क्या है, अक्षम है ना, सॉरी शारीरिक रूप से कोई अक्षम है ना, अधिगम अक्षम कोई बालक है, तो या फिर कोई जो है दिव्यांग है, उन जितने भी बच्चे हैं उन सबको क्या करना है, एक ऐसा वातावरण देना है जहां पर बच्चे क्या हैं, आपस में सीख सके और उन सबको सीखने के लिए जो है बराबर के अवसर मिल सके। ठीक है, तो देखते हैं हमारा ये जो ऑप्शन तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या है, पॉजिटिव है। अल्पसंख्यक बच्चों की शिक्षा, यहाँ पर केवल एक ही जो है बैकग्राउंड की बात हो रही है। तीसरा जो ऑप्शन है क्या है, एजुकेशन थ्रू मल्टी लेयर कॉन्फ़िगरेशन। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं क्वेश्चन। अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, अधिगम विकलांग, ठीक है, लर्निंग डिसेबल, लर्निंग डिसेबिलिटीज, चिल्ड्रन विथ लर्निंग डिसेबिलिटीज आर यूजुअली। ठीक है, अधिगम विकलांग बच्चे अधिकतर होते हैं, कैसे होते हैं, क्या वो आक्रामक होते हैं, क्या वो संगठित होते हैं, क्या वो संगत होते हैं, क्या वो निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। ठीक है, इसका आंसर आई थिंक आप लोगों को आ ही गया होगा, अधिगम विकलांग बच्चे, ठीक है, आक्रामक होंगे क्या, नहीं, समस्या समाधान जो समस्यात्मक जो बालक होते हैं वो क्या होंगे, है ना, वो इस कैटेगरी में आएंगे। संगठित और संगत, है ना, ये जो है वो इनके हिसाब से फिट नहीं बैठता है। ठीक है, ऑर्गेनाइज नहीं रहेंगे, ना ही वो कंसिस्टेंट रहेंगे। ठीक है, तो क्या बच गया हमारा चौथा ऑप्शन, निम्न उपलब्धि वाले होते हैं। कैसे होते हैं, निम्न उपलब्धि वाले, लो अचीवर्स जो होते हैं। ठीक है, हमारे जो अधिगम अक्षम जो बालक होते हैं। चलिए आगे क्वेश्चन है, प्रभावी अधिगम हेतु अधिगम कार्य को होना चाहिए। ठीक है, प्रभावी अधिगम, इफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है, तो अधिगम कैसा होना चाहिए, पुरस्कार से भरा होना चाहिए, रुचिकर होना चाहिए, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप होना चाहिए, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम होना चाहिए। ठीक है, फॉर इफेक्टिव लर्निंग द लर्निंग टास्क शुड बी रिवॉर्डिंग, है ना, इंटरेस्टिंग, suitable टू द लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल, बिलो द लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल। ठीक है, इफेक्टिव लर्निंग की बात हो रही है ना, और अधिगम कार्य उसके लिए, है ना, एक अच्छा इफेक्ट पड़ सके लर्नर के ऊपर, है ना, जो बच्चे हैं, जो लर्नर हैं, उनके ऊपर एक अच्छा इफेक्ट पड़ सके, उसके लिए जो हमारा जो लर्निंग जो सिस्टम है या अधिगम कार्य, ठीक है, ये कैसा होना चाहिए, जो लर्निंग टास्क है ये कैसा होना चाहिए, इसकी बात कर रहा है। पुरस्कार से भरा, क्या सिर्फ जो बच्चा जो है अच्छा काम कर रहा है तब तक, है ना, वो जब तक अच्छा काम कर रहा है, जब तक उसको संतुष्टि मिल रही है, हम उसको पुरस्कार देते जाते हैं, है ना, ऐसा इस टाइप का बात कर रहा है। रुचिकर तो होना चाहिए। ठीक है, रुचिकर, अधिगम कार्य जो है वो रुचिकर होना ही चाहिए। अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप, ये जो है वो पॉजिटिव लग रहा है, सबसे ज्यादा मतलब सूटेबल लग रहा है। अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर से कम, ठीक है, ये गलत है, उससे, है ना, अगर भाई उसको जो है इस लेवल का सीखना है और उसका जो कार्य है वो इस लेवल का है, उसके नीचे का लेवल का है, तो वो क्या उसके लिए ज्यादा इफेक्टिव हो पाएगा, नहीं। ठीक है, ये ऐसा बात कर रहा है चौथा। तो सबसे ज्यादा पॉजिटिव आंसर क्या है, अधिगमकर्ता की परिपक्वता स्तर के अनुरूप होना चाहिए। भाई उसको जिस लेवल का क्या चाहिए, अधिगम चाहिए, उसको जिस लेवल में जाके सीखना है ना, उस लेवल का जो है उसका टास्क होगा, तो उसका जो इफेक्ट है, उसका जो प्रभाव है ना, वो सबसे ज्यादा बच्चे के ऊपर देखने को मिला है। ठीक है, तो ये तीसरा जो ऑप्शन है, सूटेबल टू लर्नर्स मैच्योरिटी लेवल। चलिए आगे क्वेश्चन है, शरीर का विकास उसके अंगों, इंद्रियों और शक्तियों का विकास होना चाहिए। जहां तक संभव हो बालक के आंतरिक क्षमताओं का स्वच्छंद विकास करना चाहिए।
बालक को जीना सिखाना चाहिए, जीना सिखाना शिक्षा का कार्य यही है, उपरोक्त कथन है। ठीक है, स्टेटमेंट की बात हो रही है। ये स्टेटमेंट किसने दिया था? रूसो, महात्मा गांधी, रविंद्रनाथ टैगोर या फ्रोबेल। ठीक है, तो ये जो स्टेटमेंट है क्या कि शरीर का विकास जो है अंगों, इंद्रियों और शक्तियों का विकास होना चाहिए, और क्या कि जीना सिखाना शिक्षा का कार्य यही है। ठीक है, ये जो ऑप्शन है, सॉरी ये जो स्टेटमेंट है दोस्तों, ये किसका था? फ्रोबेल का। ठीक है, इसका स्टेटमेंट है फ्रोबेल का। ठीक है, चलिए इसकी बात हो रही है अब गिफ्टेड चिल्ड्रन, है ना, प्रतिभा संपन्न बालकों की। ठीक है, चलिए क्वेश्चन देखते हैं। प्रतिभा संपन्न बालकों की नकारात्मक विशेषता है, कौन सा दोस्तों? नकारात्मक विशेषता। प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, जोखिम लेने की प्रवृत्ति, उपलब्धि उन्मुख, कभी कभी अधीरता और ध्यान केंद्रित ना करना। नेगेटिव ट्रेड्स ऑफ गिफ्टेड चिल्ड्रन इंक्लूड कॉम्पिटिटिवनेस, रिस्क टेकिंग, अचीवमेंट ओरिएंटेड, ओकेजनली इम्पेशेंट एंड लैक ऑफ फोकस। ठीक है, गिफ्टेड चाइल्ड, है ना, गिफ्टेड चाइल्ड प्रतिभा संपन्न, प्रतिभाशाली जो बालक हैं, इनकी बात हो रही है। चलिए देख लेते हैं, है ना, इनकी उपलब्धि क्या होती है। सबसे पहले इसको देख लेते हैं, इनकी उपलब्धि या विशेषता क्या होती है? उच्च बुद्धि लब्धि। ठीक है, जो उनका जो IQ जो होता है ना, जो बुद्धि लब्धि होती है वो क्या होती है? वो ऊपर होती है, और सामान्य स्तर से क्या होती है? ऊपर होती है। ठीक है, फास्ट लर्निंग, किसी भी चीज को एकदम जल्दी जल्दी क्या कर लेते हैं? कैच कर लेते हैं। मतलब ये जो होते हैं वो स्कूल के, मतलब विद्यालय जो होता है वो इनकी जो महत्वाकांक्षा या फिर जो इच्छाएं हैं वो पूरी नहीं कर पाता, ऐसे भी होते हैं, है ना। ऐसे होते हैं क्या? प्रतिभाशाली बालक। ईगरनेस, उत्सुकता होती है। ठीक है, इनमें क्या होती है? उत्सुकता, किसी भी चीज को जानने की, सीखने की जो उत्सुकता होती है वो सामान्य बालकों से क्या होती है? ज्यादा होती है। उच्च समस्या समाधान कौशल, है ना, किसी भी जो कार्य है, कोई भी जो प्रॉब्लम है उसको जो है वो सॉल्व करने के लिए अलग अलग जो है थिंकिंग, जो कोवर्जन थिंकिंग सबसे ज्यादा जो है वो इनमें पाई जाती है। ठीक है, किसमें? प्रतिभा संपन्न बालकों में। उच्च स्तर की शब्दावली, ठीक है, शब्दों का जो ज्ञान है वो सबसे ज्यादा क्या होता है? इनको होता है। ठीक है, अब यहाँ पर जो बात किया है वो किसकी? नकारात्मक विशेषता की। ठीक है, विशेषता तो है लेकिन कैसी है? नकारात्मक है। ठीक है, प्रतिस्पर्धा रखने की प्रवृत्ति, है ना, कॉम्पिटिशन होना चाहिए, लेकिन ये जो कंपटीशन है वो कैसा? पॉजिटिव होना चाहिए। ठीक है, पॉजिटिव कंपटीशन की बात हो रही है, तो ये उनके अंदर होता है। जोखिम लेने की प्रवृत्ति, ठीक है, जोखिम लेने की प्रवृत्ति होती है, ये भी जो है वो क्या है? पॉजिटिव है। उपलब्धि उन्मुख, है ना, अपने उपलब्धि के लिए क्या होते हैं, है ना, उसकी ओर देखते हैं, उधर उन्मुख होते हैं। कभी कभी अधीरता और ध्यान केंद्रित ना करना, ठीक है, कभी कभी क्या हो जाते हैं? बेचैन हो जाते हैं, अधीर हो जाते हैं। ठीक है, क्या हो जाते हैं? इम्पेशेंट हो जाते हैं। ठीक है, इम्पेशेंट, कभी कभी क्या हो जाते हैं? अधीर हो जाते हैं और ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते किसी भी एक जगह, ऐसा है। तो ये जो है वो चौथा क्या है? हमको क्या दिख रहा है? नेगेटिव। चौथा क्या दिख रहा है? नेगेटिव। अब क्वेश्चन जो है वो पूछ रहा है क्या नकारात्मक, मतलब नेगेटिव सेंस में बात कर रहा है, तो ऑप्शन भी हमको क्या करना है? नेगेटिव। ऑप्शन भी हमको क्या चूज करना है? नेगेटिव। और ये जो तीनों क्या है वो पॉजिटिव सेंस में बात कर रहे हैं। ठीक है, चाहे वो कंपटीशन की बात हो या जोखिम लेने की जो प्रवृत्ति होती है वो, है ना, वो पॉजिटिव बात कर रहा है। उपलब्धि जो है वो पॉजिटिव बात कर रहा है ना। ये जो है कभी कभी वो क्या हो जाते हैं? अधीर हो जाते हैं, बेचैन हो जाते हैं, और एक ही जगह क्या है? ध्यान केंद्रित नहीं कर पाते। ठीक है, चौथा जो ऑप्शन है लैक ऑफ फोकस, ये सही ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे क्वेश्चन है, अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है मानकीकृत परीक्षण से, बुद्धि परीक्षण से, निदानात्मक परीक्षण से या वस्तुनिष्ठ परीक्षण से। ठीक है, द नेचर ऑफ लर्निंग डिफिकल्टीज एंड डेफिशिएंसीज इज डिटरमाइंड बाय स्टैंडर्डाइज्ड टेस्ट, इंटेलिजेंट टेस्ट, डायग्नोस्टिक टेस्ट, ऑब्जेक्टिव टेस्ट। ठीक है, चार अलग अलग परीक्षण दिए हैं, है ना, बुद्धि परीक्षण, मानकीकृत परीक्षण, निदानात्मक और वस्तुनिष्ठ, है ना। सबसे पहले हमको ये जो अलग अलग वर्ड हैं, ये जो मानकीकृत है, बुद्धि परीक्षण है, निदानात्मक है, वस्तुनिष्ठ, ये वर्ड क्या है ना, हमको इन वर्ड का जो है मतलब समझ में, है ना, पता होना चाहिए। जब तक इनका मतलब नहीं पता होगा हम जो है वो इस क्वेश्चन को डायग्नोज नहीं कर पाएंगे। ठीक है, चलिए इसका मतलब क्या है सबसे पहले देख लेते हैं। मानकीकृत परीक्षण, ठीक है, क्या सबसे पहले क्या है वर्ड? मानकीकृत, मानक, मतलब क्या करना है? अगर हम कोई टेस्ट ले रहे हैं, है ना, कोई परीक्षण ले रहे हैं, तो उस क्लास में क्या करना है? जितने भी जो बच्चे हैं, है ना, उनके लिए एक समान कंडीशन बनाना है। ठीक है, क्या बनाना है? एक समान कंडीशन बनाना है।
एक समान उनको प्रश्न पत्र देना है, और जब हम उनका मूल्यांकन करेंगे, ठीक है, तो उसके लिए भी जो है वो समान रूल्स और रेगुलेशन वो होने चाहिए, ठीक है। ये आता है किसमें, मानकीकृत परीक्षण में, ठीक है। बुद्धि परीक्षण क्या है, बच्चे के अंदर तर्क करने की क्षमता होती है, चिंतन करने की क्षमता होती है, ठीक है, किसी भी चीज को सोचने की जो क्षमता होती है ना, तो इसका जब हम क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, क्या करते हैं, परीक्षण करते हैं, वो आता है बुद्धि परीक्षण में, ठीक है। तीसरा क्या दिया है, निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, डायग्नोस्टिक टेस्ट, निदानात्मक परीक्षण। तो इसके लिए एक एग्जांपल, जैसे आप डॉक्टर के पास जाते हो, है ना, कोई भी आपको प्रॉब्लम हो गया, डॉक्टर के पास जाते हो, तो डॉक्टर क्या करता है, सबसे पहले आपको वो जो है पहले आपको डायग्नोस करता है ना, मतलब आपको देखता है, आपका चेकअप करता है, ठीक है, अलग अलग टाइप से, उसके बाद फिर वो जो है वो आपको रेमेडी देता है, ठीक है। इसको कहते हैं डायग्नोसिस। क्या कहते हैं उसको, डायग्नोसिस। मतलब जब हम बच्चे की कमियां, है ना, और उसकी जो उपलब्धियों को क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, ठीक है, क्या करते हैं, उसका एनालिसिस करते हैं, वो आता है किसमें, निदानात्मक परीक्षण में, ठीक है। और उसके हिसाब से अगर कोई कमी है तो उसको उसके हिसाब से क्या, रेमेडियल टीचिंग करेंगे, ठीक है, रेमेडियल टीचिंग। वस्तुनिष्ठ परीक्षण क्या है, ऐसे मूल्यांकन हैं जो बच्चों के विकास के विभिन्न पहलुओं जैसे शारीरिक, सामाजिक, भावनात्मक, भाषा और संज्ञानात्मक विकास का निष्पक्ष और सटीक मूल्यांकन करते हैं, ठीक है। वस्तुनिष्ठ, वस्तुनिष्ठता होती है, बार बार आप किसी चीज को परख रहे हो, देख रहे हो, उसके बाद फिर जो निकल के आता है ना। वैसे तो वस्तुनिष्ठ का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्टिव टाइप। आप क्वेश्चन में जो है देखते हैं ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन, मतलब 4 क्वेश्चन होते हैं, उसमें एक क्वेश्चन, लेकिन यहाँ पर बात किसकी हो रही है, अलग अलग जो है बार बार आप क्या करते हो, उसका टेस्ट लेते हो, उसके बाद फिर जो है उसमें क्या है, वो लगातार एक ही टाइप का रहता है, ठीक है, वो जो होता है वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तो अधिगम संबंधी कठिनाइयों और कमियों के स्वरूप का निर्धारण, ठीक है, किसकी बात हो रही है, कमियों की, ठीक है, कमियों के स्वरूप का निर्धारण होता है। तो मानकीकृत परीक्षण से होगा क्या, नहीं। बुद्धि परीक्षण से होगा क्या, नहीं। किससे होगा, निदानात्मक परीक्षण। निदानात्मक परीक्षण अभी मैंने बताया था, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण क्या है, उसकी कमियों और उपलब्धियों को पहचानना, ठीक है। निदानात्मक परीक्षण क्या है, पहले आप उसको पूरा डायग्नोज करोगे, मतलब आप जब डॉक्टर के पास जाओगे, आपको एग्जांपल याद रखना है, तो क्या करता है, आपको पूरी तरह पहले डायग्नोज करता है, उसके बाद फिर आपको रेमेडी देता है, ठीक है। तो निदान का मतलब यही होता है। तो निदानात्मक परीक्षण, ठीक है, ना कि वस्तुनिष्ठ परीक्षण। तीसरा जो ऑप्शन है वो क्या हो जाएगा, सबसे सही ऑप्शन। चलिए आगे क्वेश्चन है, निम्न में से बहुबुद्धि का प्रकार नहीं है। बहुबुद्धि की बात हो रही है, किसकी, बहुबुद्धि। भाषाई बुद्धि, स्थानिक बुद्धि, अंतरवैयक्तिक बुद्धि, विश्लेषण बुद्धि, ठीक है। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ टाइप ऑफ मल्टीपल इंटेलिजेंस, लिंग्विस्टिक इंटेलिजेंस, स्पाशियल इंटेलिजेंस, इंटरपर्सनल इंटेलिजेंस, एनालिटिकल इंटेलिजेंस, ठीक है। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए बहुबुद्धि का सिद्धांत, है ना। बहुबुद्धि का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों, हार्वर्ड गार्डनर ने। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी दिया था। किसने दिया था, हार्वर्ड गार्डनर ने दिया था मल्टीपल इंटेलिजेंस थ्योरी, जिसमें उन्होंने 7 अलग अलग टाइप के बुद्धि बताए हैं, और उसके बाद फिर 2 और नए जो है प्रकार को जोड़ा है, ठीक है। तो कौन कौन से उसको सबसे पहले देख लेते हैं। अंतःवैयक्तिक, सॉरी, अच्छा अंतःवैयक्तिक है ना, ये जो है वो थोड़ा सा टाइपिंग मिस्टेक है, अंतःवैयक्तिक है ये, अंतःवैयक्तिक। इंट्रापर्सनल जिसको बोलते हैं, जब व्यक्ति जो है वो अपने अंदर अपने खुद की जो कमियां हैं और उपलब्धियों को देखता है ना, खुद से जो है अपने आप को समायोजित होने का जो है प्रयास करता है, वो आएगा किसमें, अंतःवैयक्तिक। पारस्परिक है ना, इंटरपर्सनल, इसको बोलते हैं अंतरवैयक्तिक, अंतरवैयक्तिक। इंटरपर्सनल, इंटरपर्सनल मतलब क्या होगा, दूसरों, है ना, दूसरों को जो समझने का जो कौशल होगा, है ना, दूसरों से आसानी से जो है बातचीत कर पाएंगे, अच्छे से समझ पाएंगे, दूसरों को जान पाएंगे, ये जो कौशल है ना, ये जो बुद्धि है वो किसमें आएगी, अंतरवैयक्तिक, है ना। मतलब जैसे जो अपनी बातों से दूसरों को क्या कर ले, मोहित कर ले, ठीक है, या फिर जिसकी बातें सुनने के लिए लोग क्या हो जाएं, उत्सुक हो जाएं, है ना। नेता है, राजनेता है, मतलब जो भाषण देते हैं अच्छे से, जो एक अच्छा वक्ता हो सकता है, ठीक है, वो इसमें आएगा। शारीरिक गतिक, शारीरिक ये गति विज्ञान है, शारीरिक गतिक, बॉडी काइनेस्थेटिक। तो शारीरिक गतिक जो बुद्धि होगी, है ना, वो जिसकी ज्यादा होगी, किसकी, एक जैसे एक डांसर हो गया, एक एथलीट हो गया, जिसकी बुद्धि शारीरिक गतिक ज्यादा होगी वो क्या बनेगा, एक एथलीट बनेगा या तो एक डांसर बनेगा, ठीक है। भाषा विज्ञान, है ना, भाषिक,
है ना, ये जो बुद्धि है ना, लिंग्विस्टिक जो बुद्धि है, इंटेलिजेंस है, वो जिसकी ज़्यादा होगी वो क्या बनेगा, है ना, भाषण जो अच्छा दे पाएगा, क्या एक अच्छा वक्ता होगा, एक अच्छा टीचर भी हो सकता है, ठीक है, एक अच्छा नेता भी हो सकता है, ठीक है, स्थानिक, स्पाशियल, ठीक है, और एक होता है वर्बल मैथमेटिकल, एक होता है म्यूजिकल। बाद में उन्होंने जोड़ा था किसको, अस्तित्ववादी को और प्रकृतिवादी को, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन को देखते हैं। क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, बहुबुद्धि का एक प्रकार नहीं है, ठीक है, बहुबुद्धि का प्रकार भाषाई बुद्धि उसमें है, स्थानिक बुद्धि भी है ना, अंतर्व्यक्तिक बुद्धि भी है, क्या नहीं है उसमें, विश्लेषण बुद्धि, क्या नहीं है, विश्लेषण बुद्धि, एनालिटिकल, ठीक है, क्या नहीं है, एनालिटिकल, ठीक है। चलिए स्थानिक का मतलब वही है जो चिंतन कर सकता है, तर्क कर सकता है, ठीक है ना, और ये जो है वो जिसकी ज्यादा अच्छी होगी गणितीय बुद्धि, क्या बनेगा आगे चल के, इंजीनियर, क्या बनेगा, इंजीनियर। संगीत बुद्धि क्या बनेगा, है ना, जो अच्छा जो है वो संगीत, एक अच्छा संगीतज्ञ बनेगा। अस्तित्ववादी जो किसी भी चीज के अस्तित्व को क्या करता है, स्वीकार करता है कि हाँ होता है, ये चीज होता है, मतलब वर्ल्ड में ये जो चीजें हैं वो एग्जिस्ट करती हैं, है ना, इसको जो स्वीकार करता है। प्रकृतिवादी, है ना, जैसे किसान हो गया, है ना, ये जो जिसकी ज्यादा अच्छी होगी वो या तो एक प्रकृति प्रेमी बनेगा या तो किसान बनेगा, ठीक है। चलिए दोस्तों, आज का हमारा जो सेशन है 2017 का सीडीपी वर्ग 2 का जो क्वेश्चन है उसको आज हमने सॉल्व किया, और इसके बाद जो सेशन है वो कंटिन्यू ऐसे ही रहेंगे। इसके आगे के जो सेशंस हैं उसको अगर आपने नहीं देखा है तो वो हमारे प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएंगी, और इसका जो पीडीएफ है वो हमारे टेलीग्राम चैनल में आपको जो है वो देखने को मिल जाएगा। जितना भी जो पीडीएफ है मैं वहाँ पर अपलोड कर दूंगा, और आगे के सेशन में हम मिलेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रहिए, अच्छे से रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।